Hey Science Explorer, welcome to the magical transformation of chemical reactions and its equation. क्या आप कभी सोचे हो कि आपके पास जो आयरन नेल्स देखते हो, आयरन नेल्स, उसमें जंग कैसे लग जाती है, या फिर आप अपने घर में अपनी मम्मी को या अपनी सिस्टर्स को ज्वेलरी पहनते हुए देखे होंगे। तो कभी उसमें सोचे हो कि वो ज्वेलरी यानी कि खासकर सिल्वर की ज्वेलरी जब आप वो लोग न्यू न्यू लाते हैं तो कितनी शाइनी करती है, और जब वो ओल्ड हो जाती है तो कितनी अजीब सी दिखती है, ब्लैकिश लेयर उस पर चढ़ जाता है, मतलब ब्लैकिश टाइप की दिखती है। वो ऐसा क्यों होता है? या फिर आप अपने चिप्स को अगर थोड़े दिन तक बाहर ऐसे ही बिना ऐसे ही रख दोगे तो वो चिप्स की टेस्ट थोड़ी वियर्ड हो जाएगी, बहुत ही अजीब सी टेस्ट करेगी। तो ये क्यों होती है? तो ये सारी चीज़ के पीछे ना इन्हीं केमिकल रिएक्शंस का हाथ होता है, यही सारे चीज़ को बर्बाद करते हैं। वेल, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, जिसमें केमिकल रिएक्शंस आपके लैब से जंप करके आपके प्लेट में आने वाली है, लैंड करने वाली है, इवन आपके गेट पे आने वाली है, आपके गैजेट्स में आने वाली है। नहीं समझे? मतलब कि ये जो आपके खाना को खराब करने वाला सिस्टम है, या फिर आपके आयरन्स जैसे स्ट्रॉन्ग मेटल को बर्बाद करने वाला सिस्टम है, या फिर आपके गैजेट्स को ही बर्बाद करने वाला सिस्टम है, इन सारे के पीछे ना इन्हीं केमिकल रिएक्शंस का हाथ होता है, इन्हीं का सारा किया धरा होता है। यही उसके पीछे मेन विलन होते हैं जो आपके ये सारे सिस्टम्स को खराब कर रहे होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे, जैसे कि आयंस कैसे अपने पार्टनर को स्वैप करते हैं और एक्सचेंज करके नई सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको हम केमिकल वर्ड्स में डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाने, उस रिएक्शंस को पढ़ेंगे। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे और रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ेंगे। फिर इस दोनों ऑक्सीडेशंस के जो इफेक्ट होते हैं, मतलब उसकी वजह से जो तबाही मची होती है, कोरोसन और रेंसिडिटी, इस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। प्लस कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे कि आप चिप्स खाते हो ना, मैक्सिमम लोग चिप्स तो खाते होंगे। उसमें देखो कि वो जब चिप्स आप खरीदते हो तो उसके पैकेट्स कितने फूले फूले रहते हैं, एकदम पूरा मस्त, ऐसा थोड़ी उसमें भरा हुआ चिप्स ही रहता है। तो उसमें जो भी चीज़ रहता है, जैसे एयर ही रहती है, तो क्या वो एयर इंटेंशनली उसमें डाली जाती है, ऑलरेडी रहती है, या फिर वो एयर नहीं, गैस, किसी टाइप की गैस रहती है? और अगर गैस रहती है तो कौन सी गैस रहती है, और अगर वो गैस रहती भी है तो उसको क्यों डाली जाती है? ये सारे रीजंस को आज हम लोग पढ़ेंगे। हमारे आसपास जितने भी चीज हो रहे होते हैं ना, जो भी हम लोग चीज देखते हैं, जैसे कि कोरोसन ही देखते हैं, मतलब आयरन्स का बर्बाद होना, या फिर आप बोल लो टार्निशिंग देखते हैं, या स्पॉइलेज ऑफ फूड, ये सारे जो है, जो रियल फैक्ट्स हैं जिसके पीछे केमिकल्स रिएक्शंस का हाथ होता है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे चीज़ आज हम लोग लाइव देखेंगे, उसे फील करेंगे, उसे स्मेल करेंगे। तो क्या आप रेडी हो केमिस्ट्री के कोड को डिकोड करने के लिए? So let's decode the chemical reactions that shapes our daily lives and how to stop them. उसके स्टॉप्स करने के रीजन को भी तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए आज हम इस लोगों को डिटेल से जानते हैं और इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। लेकिन आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले लाइफ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट लेसन, जो कि बहुत ज़रूरी है, इंस्पायर होना भी बहुत ज़रूरी है। देखो, आज हम लोग जो भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, जैसे भी हैं, वो एक्चुअली किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं है। कोई सर्कमस्टांसेस हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो हमारी खुद की चॉइस है, हमारी खुद की डिसीजन है कि हम किसी भी सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं। देखो, सिचुएशन जैसी भी हो, हर लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, कभी भी किसी के भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, और प्रॉब्लम्स बहुत ही टफ होती है, बहुत ही हार्ड होती है। जब वैसी सिचुएशंस आती है तो उससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो क्या चूज़ करते हैं, वो उसके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो क्या चूज़ करते हैं अपने लिए, अपने अपने सिचुएशंस को बदलने के लिए। इसको ऐसे इमेजिन करो, दो स्टूडेंट लो एग्जाम्पल में। देखो, स्टूडेंट्स लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती है कि उसके मार्क्स कम आ गए, उसके लिए टेंशन वाली बात होगी, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी कि मेरे मार्क्स कम आए गए। कुछ स्टूडेंट्स के लिए हुआ कि भाई हम पास भी नहीं कर रहे हैं, फेल कर गए, उसके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम होगी। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा हो गया कि भाई किसी ने उसको बोल दिया कि अरे यार तुम बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रहे हो, स्मार्ट नहीं दिख रहे हो, तो उसके लिए वो बड़ी टेंशन हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली स्टूडेंट्स के लाइफ में आती है। तो आप इसको ऐसे समझो कि दो स्टूडेंट है, दोनों ने साइंस के एग्जाम दिए, एक दोनों ही बंदा साइंस में फेल हो गया, ठीक है। तो पहला स्टूडेंट क्या किया, फर्स्ट स्टूडेंट क्या किया, वो सिर्फ सर्कमस्टांसेस को ब्लेम किया, क्या
कि अरे यार मुझे टीचर्स अच्छी नहीं मिली थी, साइंस की टीचर मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाई, या मेरे पेरेंट्स ना मेरे पे ध्यान नहीं दिए, या मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई तो मैं फेल कर गया। और दूसरा स्टूडेंट क्या किया, वो कंटिन्यूसली अपने साइंस के मतलब साइंस पे काम करता रहा, उस पर मेहनत करता रहा, उसे पढ़ता रहा, क्लास के बाद भी उसे जो भी प्रॉब्लम्स हुआ अपने मैम से या फिर जिससे भी उसको लगा कि इससे मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, वो अपने आप पे काम करता रहा। फिर दोबारा एग्जाम कंडक्ट हुआ तो रिजल्ट क्या हुआ, ये आप लोग सोच के बताओ। सेम है, रिजल्ट हुआ कि पहला वाला स्टूडेंट जो है वापस फेल कर गया और दूसरा वाला स्टूडेंट सिर्फ पास नहीं किया बल्कि फर्स्ट आया, मतलब अपने क्लास में टॉपर बना। तो ये क्या हुआ, ये क्या दिखाता है, ये आपको क्या मैसेज देता है कि वो उनका डिसीजन मैटर किया ना, उसका डिसीजन मैटर किया, उन दोनों स्टूडेंट का डिसीजन मैटर किया। पहला वाला स्टूडेंट्स क्या किया, डिसाइड किया कि नहीं भाई हम सिर्फ सबको ब्लेम करेंगे और सब पे ब्लेम थोपा और वो निकल लिया। और दूसरा वाला स्टूडेंट क्या किया, वो डिसीजन लिया, हार्डली डिसीजन लिया, वो अपने आप पे मेहनत किया, अपने आप को फोकस्ड किया और अपने पे हार्ड मेहनत करके उस प्रॉब्लम से निकला। तो ये मैटर करता है। तो आप जब भी ऐसे सिचुएशन में फंसो, आपको कोई भी चीज़ हार्ड लगे, टफ लगे, आपको ना भी करने का मन हो, तब भी आप ये स्ट्रांगली डिसीजन लो कि नहीं मुझे ये करना है, हम इस चीज़ को करेंगे। अपने पे मेहनत करो, उस पर फोकस करो और उसे जीत के दिखाओ। यही तो लाइफ है कि अपने प्रॉब्लम से निकलना, एक स्ट्रांग डिसीजन लेना, इसी को लाइफ कहते हैं। तो आप अच्छे से डिसीजन लेना, सोच समझ के डिसीजन लेना। डिसीजन डिपेंड करती है आपके फ्यूचर को, डिसीजन डिस्क्राइब करेगी आपके फ्यूचर को कि फ्यूचर में आप क्या बनने वाले हो। ऑन दिस नोट, आई एम कृष्णा, यू आर वॉचिंग मी ऑन कॉन्सेप्ट विज। लेट्स बिगिन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको एक्सचेंज प्रोसेस कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, फिर ऑक्सीडेशन के कुछ कारनामे जिसकी वजह से वो सारा रायता फैलाया हुआ है जिसको बोलते हैं कोरोसन और रेंसिडिटी। ठीक है, तो इन सबको हम लोग डिटेल से आज हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आज का लेक्चर शुरू करने से पहले प्रीवियस क्लास में जो आपसे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, बोला था उसे अच्छे से करना, अपने से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। होप आप लोगों ने किया होगा। अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपको फ़ायदा देगा क्योंकि आप उस पर मेहनत किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन तो मैं दे ही रही हूँ, इसे देख लेना ठीक से। ठीक है, तो क्वेश्चन था लिस्ट द पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, मतलब वो सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोज करने का काम करती है, बिना उसके हम उसको रिएक्शंस को नहीं करवा पाएंगे, वो एनर्जी बताना है। ठीक है, इलस्ट्रेट एनीवन विथ अ सुटेबल एग्जांपल, और उसमें से किसी भी एक का एग्जांपल आपको देना है विथ प्रॉपर इक्वेशंस एंड उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो चलो पहले तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पता है क्या है, वो ब्रेक डाउन, मतलब एक किसी चीज कोई भी रिएक्शन जिसमें डिकम्पोज मतलब कि टूट जाती है डिफरेंट पार्ट में, और उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो आपसे पूछा है। तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को ब्रेक करने के लिए, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, कौन कौन से एनर्जी यूज़ करते हैं। पहला है हीट एनर्जी, जिसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। हीट एनर्जी जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है लाइट एनर्जी, जिसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं क्योंकि लाइट फोटोन का मतलब लाइट होता है। ओके, तीसरा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशंस भी बोलते हैं। ये तीन एनर्जी सोर्स हैं जिसके थ्रू हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब उसमें से किसी एक का एग्जांपल लेते हैं। चलो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हीट वाला ले लेते हैं। इक्वेशन है लेड नाइट्रेट, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या देगा, लेड ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलो इसका डिटेल देते हैं। ये जब लेड नाइट्रेट्स एक्वस फॉर्म में है, जब हम इसमें हीट डालेंगे तो ये लेड ऑक्साइड्स के फॉर्म में बनेगा, यानी कि ये लेड ऑक्साइड बनेगा जो येलो कलर का सॉलिड होता है। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, एक नाइट्रोजन गैस जो कि ब्राउन कलर का गैस आपको दिखता हुआ मिलेगा। हम आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, तो आप उसको वहाँ पे डिटेल से देख लेना। बस यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि लेड ऑक्साइड जो है वो येलो कलर का दिखेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और
ये जो है ब्राउन कलर का गैस आपको दिखेगा और ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस गैस रहेगा। और लेड नाइट्रेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म, येलो कलर का सॉलिड फॉर्म में वो बाद में दिखेगा। अगर जब वो हीटेड फॉर्म में रहेगा तो वो कैसा दिखेगा, रेड ब्राउन कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में दिखेगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप आयरन को गर्म करते हो ना, लोहे को आप देखे होगे जब गर्म करते हो तो वो कैसा दिखता है, रेड कलर का ग्लोइंग करता है, रेड कलर का ग्लो करता है। लेकिन जैसे वो ठंडा होता है कैसा दिखता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का, मतलब जैसा उसका कलर है सिल्वर कलर का वैसा दिखता है ना। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। लेड ऑक्साइड जब वो वार्म रहेगा तो वो आपको दूसरा कलर का दिखेगा, उसका लाइट ऑब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन की कैपेसिटी की वजह से। और जब वो ठंडी हो जाएगी तो वो येलो कलर की सॉलिड दिखेगी। ठीक है, ये किस टाइप का रिएक्शंस है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, क्योंकि इसमें हीट यूज किया गया लेड नाइट्रेट को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था what is observed when hydrated ferrous sulfate crystals are heated in a dry boiling tube। मतलब आप क्या ऑब्जर्व करते हो जब हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। गिव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस दैट ऑकर, उसका केमिकल इक्वेशन आपको देना है। ठीक है, तो देखो, तो फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का क्या मतलब हुआ, वाटर का प्रेजेंस हुआ उसमें, उसको वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर का क्रिस्टल, वाटर का मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको हाइड्रेटेड बोले। यानी कि अब इसका हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या हुआ, FeSO4 7H2O, इसको हम बोले हाइड्रेटेड। ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये जो होता है ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। जब आप इसको हीट करोगे, जब आप इसको हीट करोगे, जेंटली हीट करोगे, तो क्या होगा, इसका वाटर मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। यानी कि ये सिर्फ फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट बनेगा, इसको हम बोले एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। क्यों, क्योंकि इसका वाटर मॉलिक्यूल चला गया। जब वाटर मॉलिक्यूल था तो वो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट था, और जब हम इसको हीट किए तो उसका सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल चला गया, उड़ गया, तो उसको हम बोले एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। जब एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, अब इसका जो ये जो बना, ये ग्रीन कलर वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से था, वो गया, तो अब ये जो बना ये व्हाइट ग्रे कलर का बनेगा। ये जो प्रोडक्ट आपको मिला ये व्हाइट ग्रे कलर का बनेगा, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। जब वापस से इसको आप हीट करोगे, जब एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को वापस से आप हीट करोगे, तब क्या देगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये तीनों चीज आपको मिलेंगे जब आप ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को हीट करोगे। तो अब ये बताओ, ये जो अब मिला आपका, जो फाइनल प्रोडक्ट मिला, ये किस कलर का होगा, ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा सॉलिड फॉर्म में, ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा सॉलिड फॉर्म में। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये भी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, जो कि पंजेंट गैस होता है। पंजेंट गैस उसको हम बोलते हैं जो बहुत ही गंदा स्मेल करता है, बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही इरिटेटिंग होता है, मतलब सड़े हुए अंडे सा स्मेल करता है, ऐसा समझ लो। तो उसको हम पंजेंट गैस बोलते हैं। उसकी मतलब स्मेल आपको बर्दाश्त नहीं होगी, थोड़ा सा भी स्मेल कहीं से आपको आएगा तो वो पता चल जाएगा कि वो पंजेंट गैस ही है। ठीक है, तो ये था, ये भी किस टाइप का डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, ठीक है, तो ये रिएक्शन समझ में आया कि ये आपको क्वेश्चंस का आंसर समझ में आया कि पहले क्या था, पहले क्या था, ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट हुआ। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को जब हम हीट किए, जो कि ग्रीन कलर में था, तो वो बना दिया एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, जो कि व्हाइट ग्रे कलर का होगा। और फिर वापस से इसको हीट किए तो वो बनाया फेरिक ऑक्साइड, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड है। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना वो फेरिक ऑक्साइड है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपसे पूछे थे, लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने से पहले आपको आज का क्लास जानना जरूरी है, क्योंकि ये आज के क्लास से रिलेटेड है। तो वो आप पहले समझ लो, फिर इसका आंसर हम जहाँ पे ये होगा वहीं पे दे देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मिक्स एंड अपीयर, मैजिक ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि आपका एक्टिविटी 1.10 इसमें क्या करना है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml ऑफ सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन, सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि NaSO4। एक टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है 3 ml। ठीक है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड लेना है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl
Cl2, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में आप सोडियम सल्फेट लिए और दूसरे में बेरियम क्लोराइड लिए, दोनों 3 ml लेना है। अब क्या करना है, आपको दोनों को मिक्स करना है, बिल्कुल ऐसे स्लोली आप मिक्स करना है। जैसे ही आप उसको मिक्स करोगे धीरे धीरे, इमीडिएटली मत मिक्स करना वरना आप चेंज नहीं देख पाओगे। अगर आपको चेंज देखना है तो आप स्लोली इसको ऐड करना, मिक्स करना। तो जैसे ही आप इसको मिक्स करोगे ना तो आप देखोगे कि आपको एक प्रेसिपिटेट फॉर्म्स दिखेगा, प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखेगा, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। जैसे ही ये दो सॉल्यूशन मिलेगा तो आपको ये इंस्टेंटली, ये रिएक्शंस इंस्टेंटली होगा और ये आपको प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखेगा। तो देखो एक्चुअली इसमें हुआ क्या, ठीक है। इसमें क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि आयंस का एक्सचेंज हुआ। आयन का एक्सचेंज मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों आपस में आयंस को एक्सचेंज किए। आयंस को एक्सचेंज मतलब आप ऐसे समझो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो था ना वो दादागिरी था, ठीक है। भैया अगर हमको तुम्हारा चीज पसंद आया तो हम तुमको उसको भगा करके अपना जगह ले लेंगे, ठीक है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भैया अगर तुमको मतलब हमको वो पसंद है, ये पसंद है, तो आपस में एक्सचेंज करके तुम भी खुश हम भी खुश। ये मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब दोनों के अंडरस्टैंडिंग से आपस में चेंज हुआ, तो ये आपस में आयन एक्सचेंज हुआ। यानी कि ये दोनों आपस में एक्सचेंज करके क्या बनाए, एक बेरियम सल्फेट बनाए और NaCl बनाए। बेरियम सल्फेट जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिया और NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर में, इसीलिए सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और ये एक्वस फॉर्म में मतलब उसके साथ मिला रहेगा। तो अब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का डेफिनेशन देखो कि वो रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज करता है, जिसमें पार्टनर आपस में स्विच करते हैं, आपस में एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट उसको बोलते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस में दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और न्यू कंपाउंड बनाते हैं। तो उसका जनरल फार्मूला हुआ AB + CD = AD + CB, यानी कि ये दोनों आपस में बात किए, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों आपस में आयंस का एक्सचेंज किए और फिर प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, जिसमें दोनों आयनिक कंपाउंड है और ये दोनों आयनिक कंपाउंड है और ये दोनों न्यू प्रोडक्ट बने। आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एक एग्जांपल और भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, जिसमें लेड नाइट्रेट था, रिएक्ट कर रहा था पोटासियम आयोडाइड से, कुछ ऐसा, मतलब लेड नाइट्रेट PbNO3, इसको हम लोग पोटासियम आयोडाइड से रिएक्ट करा रहे थे, ठीक है। इसमें भी आयंस का एक्सचेंज हुआ था और यहाँ पे क्या बन रहा था, लेड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट, ऐसा बन रहा था। इसमें भी आपको प्रेसिपिटेट, इंस्टेंट प्रेसिपिटेट रिएक्शन देखने को मिल रहा था। ये भी एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट रिएक्शंस क्या मतलब वो इंस्टेंट सॉलिड फॉर्म कर रहा है, वो इनसॉल्युबल है सॉल्यूशन में, इसीलिए वो सॉलिड के फॉर्म में दिख रहा है, इसीलिए उसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोले। तो ये जो बना था वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिला था प्रीवियस क्लास में, ये हम आपको डिटेल से बताए हैं। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का ही एग्जाम्पल था। तो समझ में आया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है, मतलब इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपस में अपना चेंज कर लेना। मतलब ये वही वाला बात हो गया कि जैसे 4 फ्रेंड है, दो फ्रेंड एक रूम में रह रहे हैं, 2 फ्रेंड दूसरे रूम में रह रहे हैं। तो जब दोनों बोर हो गए तो बोले भैया चलो आपस में चेंज कर लेते हैं, तुम थोड़े दिन इस रूम में रह लो, तुम थोड़े दिन इस रूम में रह लो, इस पार्टनर के साथ रह लो। तो आपस में चेंज किए अपना मूड चेंज करने के लिए, तो उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोले इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, चलो अब हम लोग दूसरे एक्टिविटी को देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1.1, ये क्या है, रेड से ब्लैक होने का चक्कर क्या है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर हो रहा है। इसमें आपको क्या लेना है, एक चाइना डिश लेना है इस तरह से, और इसमें कॉपर पाउडर आपको लेना है। कितना, 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर आप ले लो, ठीक है। फिर इसको बंसन बर्नर से हीट करो। इसके ऊपर ये ट्राईपॉड के ऊपर ये छन्नी रख दो और इसके ऊपर ये यूटेंसिल्स रख लो, उसके बाद इसको हीट करो। जब आप इसको हीट करोगे तो आप देखोगे कॉपर पाउडर किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब आप इसको हीट करोगे तो कुछ देर बाद आप इसको देखोगे, इसका रेड कलर जो है डिसअपियर हो जाएगा और ये ब्लैक कलर का बन जाएगा, ठीक है। रेड कलर डिसअपियर हो जाएगा हीट डालने से, रेड कलर डिसअपियर हो जाएगा और वो किस कलर का हो जाएगा, ये ब्लैक कलर का दिखने लगेगा। तो एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि कॉपर जो है जब हम इसको हीट किए किसके प्रेजेंस में,
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो उससे रिएक्ट किया, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम कॉपर को हीट किए तो थोड़े देर बाद हम इसको देखे कि ये ब्लैक कलर का हो गया, यानी कि ये कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ये क्या बनाया? कॉपर 2 ऑक्साइड, CO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि एक्चुअली ब्लैक कलर का होता है। तो एक्चुअली में यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। मतलब ऑक्सीडाइज हो गया मतलब कॉपर को ऑक्सीजन मिल गया, वो ऑक्सीजन को गेन किया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यानी कि ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करते हैं कि जब कोई भी मतलब ऑक्सीडेशन क्या है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन गेन किए तो मतलब वो ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पे वही चीज हुआ, जो कॉपर 2 ऑक्साइड हुआ ये ब्लैक कलर का होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। जब हम कॉपर को हीट किए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो ऑक्सीडाइज हो गया और बन गया कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का है। इसीलिए कॉपर का रेड कलर का वो जो है वो डिसअपियर हो गया और हो गया ब्लैक कलर का कोटिंग उसके ऊपर आ गया, क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड बन गई। ठीक है, तो अब आपको एक सेकेंड, तो समझ में आया कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन यानी कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, आप इसको बहुत तरीके से बोल सकते हो। ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे भी ऑक्सीडेशन को आपको याद रखने का तरीका है कि ऑक्सीडेशन इज ए लॉस। ऑक्सीडेशन जो है वो एक्चुअली लॉस ही होता है। ठीक है, इसको आप ऑयल की तरह याद रखो, ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस। ये फर्स्ट लेटर सबका लिए। ठीक है, किसमें, इसमें हाइड्रोजन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, यानी कि कोई भी कंपाउंड उसको गेन करेगा, कोई भी मेटल उसको गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि लेकिन होगा क्या, एक्चुअली हाइड्रोजन को रिमूव किए, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किए तो वो ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हमेशा तबाही ही लाता है, मैक्सिमम केस में ऑक्सीडेशन आपके लिए बैड ही होता है। ध्यान से समझना, मैं आपको बोली कि ऑक्सीडेशन तबाही करता है, लेकिन हर समय ये तबाही नहीं करता। ये गुड इफेक्ट्स भी होते हैं, इसके बैड इफेक्ट्स भी होते हैं। मतलब आप जैसे देखो, अगर बैड इफेक्ट्स देखोगे तो आपने अपने रियल लाइफ में देखा होगा कि एप्पल है ना, एप्पल जब आप उसको काट करके रखोगे तो आप देखोगे कि थोड़ा देर बाद उसका जो होता है ना कलर चेंज हो जाता है। अंदर से जब काटते हो तो कैसा रहता है, व्हाइट रहता है, फ्रेश कलर का रहता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको थोड़ी देर छोड़ दोगे तो वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। क्यों होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से, उसी का किया धरा है। क्यों? क्योंकि एप्पल्स में जो होता है ना कुछ ऐसा एंजाइम्स होता है, जब आप उसको काट करके रखते हो तो वो एयर के कांटेक्ट में आता है, और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आया तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर में होता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होता है। जितने भी फ्रूट्स हैं, मैक्सिमम फ्रूट्स, केला हुआ, पोटैटो हुआ, ये सारी चीज़ आप काट के रखोगे तो फिर थोड़ी देर बाद देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, कुछ डिफरेंट कलर आ जाएगा। तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन का नतीजा होता है। और भी बहुत सारी चीज़ है जिसमें ऑक्सीडेशन एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे कि रस्टिंग हुआ, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, आपका पूरा मेटल बर्बाद कर देता है। ठीक है, फिर जैसे हुआ रस्टिंग के बाद रेंसिडिटी हुआ, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, हमारे फूड को ख़राब कर देता है, पूरा फूड को बर्बाद कर देता है, स्पॉइल कर देता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो ऑक्सीडेशन ये सारे उसके बैड इफेक्ट्स हैं, लेकिन गुड इफेक्ट्स भी हैं। ऑक्सीडेशन जैसे रेसिप्रेशन, वो भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, लेकिन उसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। अगर वो नहीं हुआ तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम लोग बोल नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। जितनी भी मूवमेंट्स सब लोग करते हैं, कैसे करते हैं, एनर्जी की वजह से, और वो हमको कहाँ से मिलती है, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ये गुड इफेक्ट्स हैं उसके। फिर ऑक्सीडेशन जैसे फ्यूल्स में हुआ, जो बाइक वाइक चलती है ना, उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कैसे होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से। जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से बाइक चलती है या फ्यूल्स में जनरेट होती है, तो ऑक्सीडेशन की वजह से। जैसे कि हम लोग फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से हमको हीट मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग फूड कुक करते हैं ना। तो ऑक्सीडेशन के दोनों इफेक्ट है, गुड और बैड। तो ऑक्सीडेशन को आप एक फायर समझो, एकदम आग समझो, पावरफुल आग। अगर आप उसको वाइजली यूज करोगे तो वो आपके लिए पावरफुल वेपन्स बनेगा, लेकिन आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपको तबाह करके रख देगा। तो ये था ऑक्सीडेशन की सारी हिस्ट्री। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ब्लैक एंड ब्राउन, रेडॉक्स टर्म अभी बताएंगे, पेशेंस रखो। देखो ये जस्ट उसका अपोजिट है। उसमें क्या हुआ था, इस ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, कॉपर को हम हीट किए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो बनाया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जो ब्लैक कलर का हुआ। कॉपर पहले रेड ब्राउन कलर का था, जब हम उसमें हीट डालें तो वो ब्लैक कलर का हो गया। ये जस्ट उसका अपोजिट है। अब बोल रहा है कि कॉपर, आप एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर ऑक्साइड लो, एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर ऑक्साइड लो, ठीक है, और उसको हीट करो।
हीट करने के बाद उसमें हाइड्रोजन गैस पास कराओ। तो जब आप इसको हीट करोगे और साथ में हाइड्रोजन गैस पास करवाओगे तो आप क्या देखोगे कि इसका ब्लैक कलर डिसअपियर हो गया और ये वापस से वैसा ही दिखने लगा जो जैसा कॉपर कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये जो है कॉपर ऑक्साइड को जब हम हीट किए और इसमें हाइड्रोजन गैस पास कराए, ये देखो इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास कराए, तो जैसे ही ये इससे पास हुआ तो ये ब्लैक कलर चेंज हो गया रेडिश ब्राउन कलर में। ठीक है, वापस से वो कॉपर बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, मतलब यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो अब समझो इसका, यहाँ पे पहले ये रिएक्शन समझ लो कि यहाँ पे हीट किए कॉपर ऑक्साइड को और हाइड्रोजन गैस पास कराए तो वो वापस से कॉपर मिला जो कि रेडिश ब्राउन कलर में होता है, और वाटर निकाला। ठीक है, जो कि कंडेंस फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लॉस किया, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे गेन किया ऑक्सीजन, इसीलिए हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये आपका रिडॉक्स इसलिए कहलाया क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। देखो ये जो है, ये आपका ये वाला सेक्शन, एक सेकेंड इसको पहले मिटाओ पूरा। ठीक है, ये वाला सेक्शन, इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये वाला सेक्शन क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि कॉपर यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये नहीं सॉरी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे कॉपर बन गया, और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और ये वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, इसीलिए हम इसको रिडॉक्स बोले। रिडॉक्स मतलब रिडक्स, इसका मतलब हुआ रिडक्शन, ठीक है, और इसका मतलब हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोले। अब इसमें एक टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहते हैं, तो ये समझ लो। देखो जिस चीज का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, किसका, कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, जिस चीज का रिडक्शन हो रहा है वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि इस केस में यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड आपका बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, देखो एजेंट का क्या काम होता है, वो आपको हेल्प करता है, खुद ही कुछ नहीं करता, बस आपको एक हेल्प करने का, आपको कनेक्ट करता है जो चीज़ आपको चाहिए। जैसे कि आपको अगर रेलवे टिकट बुक कराना है, ठीक है, आप खुद से नहीं कर पा रहे तो आप क्या करते हो, रेलवे वाला जो एजेंट होता है उसमें उसको पकड़ते हो, वो आपका रेलवे टिकट बुक करा देता है। ठीक है, LIC कराना है, LIC खुद से नहीं करा पाते तो क्या करते हो, उसमें बीच में LIC एजेंट होता है, वो आपका LIC करा देता है, यानी कि वो आपको हेल्प कर रहा है, खुद ही तो अपना LIC नहीं कराना ना, वो आपको हेल्प कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है आपको LIC करवाने में। तो यहाँ पे बिल्कुल वही सेंस है, जो ऑक्सीडेशन होने में जिसको मदद करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराएगा, और जो रिड्यूस करने में मदद करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, तो ये रिडक्शन हुआ, लेकिन हाइड्रोजन का ये ऑक्सीडाइज कराया, कौन कराया, इसकी वजह से ही हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो पाया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड। एजेंट का काम करेगा यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है इसका, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ,
ठीक है। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन हुआ, क्योंकि इसकी वजह से ही ये रिड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से ही ये रिड्यूस हो रहा है। मतलब आप ऐसे ट्रिक याद रखो कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट बन गया और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। बस ऐसा, एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, ये इसको हेल्प कर रहा है ऑक्सीडाइज होने में, ये इसको हेल्प कर रहा है रिड्यूस होने में। ठीक है, तो टर्म क्लियर हुआ? बस थोड़ा सा फोकस करके समझो कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो एक्चुअली ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला सेंस है। तो होप आपको समझ में आया होगा, कंफ्यूजिंग नहीं होगा। मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट का काम कर रहा है, ये हाइड्रोजन इसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है इसके लिए, क्योंकि ये इसकी वजह से ही ये रिड्यूस हो पा रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो अब समझ में आया रिडॉक्स रिएक्शंस किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली ले, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन देख लो। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन और लॉस करता है हाइड्रोजन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। मतलब जहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करेगा या हाइड्रोजन लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उसको हम ऑक्सीडेशन बोले। एक और एग्जांपल, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसीलिए इसका मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, देखो दूसरा रिडक्शन वो प्रोसेस है जहाँ पे सब्सटेंस लॉस करते हैं ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन का गेन करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। मतलब ऑक्सीडेशन के जस्ट ऑपोजिट, ऑक्सीडेशन जहाँ पे ऑक्सीजन का गेन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन का लॉस। उसी तरह से रिडक्शन जस्ट अपोजिट, ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें देखो ये वही वाला एग्जांपल है कि इसमें कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर बन जा रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड लॉस कर रहा है ऑक्सीजन को, इसीलिए को हम इसको रिडक्शन बोले। ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शंस क्या हुआ, वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेंगे, एक साथ परफॉर्म करेंगे, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहेंगे। तो ये रिएक्शन प्रॉपर एग्जांपल है रिडॉक्स का, क्योंकि इसमें दोनों एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों एक साथ परफॉर्म करेंगे। रिडक्शन भी बहुत केस में अच्छा होता है, बहुत केस में बुरा भी होता है। जैसे अच्छा इन द सेंस ये फोटोसिंथेसिस का काम रिडक्शंस की वजह से होता है, मेटलर्जी में दोनों लगता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस की वजह से होता है। ठीक है, और दो एग्जाम्पल हुआ। और रिडक्शन जब बैड इफेक्ट में लो तो वो पॉल्यूशन फैलाता है, तो वो बैड इफेक्ट है उसका। ऑक्सीडेशन में भी कुछ केस में पॉल्यूशन फैलाता है, तो वो भी बैड इफेक्ट है। तो दोनों का दोनों चीज़ है, मतलब ऑक्सीडेशन में भी कुछ हमारे लिए प्रॉफिट वाली चीज़ है, कुछ हमारे लिए लॉस वाली चीज़ है। रिडक्शन में भी कुछ हमारे लिए प्रॉफिट वाली चीज़ है, कुछ हमारे लिए लॉस वाली चीज़ है। तो दोनों हमारे लिए प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। वाइजली यूज़ करने पे अच्छी चीज़ बनेगी, और अगर ऐसे ही छोड़ोगे तो डिस्ट्रक्शन पैदा होगी। वैसे भी कोई भी चीज़ खुली छोड़ोगे तो वो डिस्ट्रक्शन ही करता है। तो समझ में आया आपको इसकी हिस्ट्री कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की हिस्ट्री प्लस रिडॉक्स की हिस्ट्री। ऑक्सीडेशन वो जिसमें, इसको याद रखने का एक तरीका है, ऑक्सीडेशन जो है हमेशा लॉस होता है, इज लॉस। ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऑयल लिख लो। ठीक है, और रिडक्शन जो है वो क्या होता है, गेन होता है। ठीक है, तो आप इसको रेग लिख लो, ये दोनों टर्म। ऑक्सीडेशन हमेशा लॉस, रिडक्शन हमेशा गेन। तो इस तरह से आपको ये टर्म्स याद रहेंगे। ऑक्सीडेशन में किस किस चीज़ का लॉस होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और रिडक्शन में क्या चीज़ गेन होता है, हाइड्रोजन का गेन होता है, ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद, ये बस याद रखने का एक है कि आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। और रिडॉक्स क्या हुआ,
रेडॉक्स हुआ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिला करके। चलो यहाँ तक हो गया था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से एक और एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें क्या है, जिंक ऑक्साइड जो एक सॉलिड फॉर्म में है, जो कि वाइट पाउडर है। ठीक है, किससे रिएक्ट कर रहा है, कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, जो ऑलरेडी एक सॉलिड फॉर्म में है, और ये ब्लैक कलर का सॉलिड है। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, जिंक मिल रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, जिंक जो कि प्योर मेटल है और ये ग्रीस सिल्वर सॉलिड मिलेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस गैस है जो इनविजिबल है। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या किए, जिंक ऑक्साइड जो व्हाइट पाउडर का है उसको लिए, फिर उसको कार्बन से मिक्स कर दिए जो ब्लैक कलर का पाउडर है। इस दोनों को मिक्स करके जब हम इसको हीट किए, तो हीट करने के बाद जैसे ही हम इसको हीट किए, हीट करने के बाद हमको क्या मिला, जिंक मिला। जिंक मिला और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि इनविजिबल है गैस के रूप में निकला। तो इसमें ये भी एक ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे, इसमें देखो जिंक ऑक्साइड क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड एक्चुअली क्या किया, वो अपना ऑक्सीजन लॉस किया। ऑक्सीजन लॉस किया मतलब कि उसका रिडक्शन हुआ। तो जिंक ऑक्साइड लॉस करके क्या हुआ, जिंक बना, यानी कि इसका रिडक्शन हुआ। और कार्बन जो था वो क्या हुआ, उसको वो क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया, यानी कि उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। कार्बन को ऑक्सीजन गेन किया, इसलिए उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि ये है इसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि इसमें दोनों हुआ, दोनों साइमल्टेनियसली हुआ, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसीलिए ये रिडॉक्स का एग्जांपल है। अब आपसे पूछेंगे कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। पूछेगा ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो कार्बन का हुआ, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन गेन किया। और हम आपको बताए थे याद करने का ट्रिक कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा ना, वही एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा दूसरे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का हुआ, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन होगा, कार्बन ही होगा, सॉरी कार्बन ही होगा, क्योंकि इसकी वजह से ही जिंक ऑक्साइड रिड्यूस कर पाया, इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन होगा। ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइज करेगा वही उसका अपोजिट होगा, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब इसका रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ क्योंकि ये अपना ऑक्सीजन लूज किया, इसीलिए इसका रिडक्शन हुआ। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिंक ऑक्साइड होगा। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, मतलब जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हुआ क्योंकि वो ऑक्सीजन लॉस किया, और कार्बन क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि वो ऑक्सीजन को गेन किया। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या किए, पहले जिंक ऑक्साइड लिए जो कि व्हाइट पाउडर है, उसको मिक्स किए कार्बन से जो कि ब्लैक कलर का है, दोनों को मिक्स करके जब हम हीट किए तो हमको क्या मिला, जिंक मेटल जो कि सिल्वर कलर का है, ग्रे सिल्वर कलर का है। ठीक है, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म हुआ, जो कि गैस मतलब गैस था वो उड़ गया। ठीक है, वो कलरलेस गैस होता है इसलिए वो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है, इसमें दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 रिएक्ट किया किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। मैंगनीज डाइऑक्साइड किस कलर का, ब्लैक और डार्क ब्राउन सॉल्ट के फॉर्म में। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड कलरलेस सॉल्यूशन है, ये एक्वस के फॉर्म में, ये सॉलिड के फॉर्म में होगा, ये एक्वस के फॉर्म में। फिर ये क्या फॉर्म करेगा, मैंगनीज क्लोराइड जो कि पेल पिंक सॉल्यूशन होगा, ये एक्वस के फॉर्म में। ठीक है, और वाटर लिक्विड के फॉर्म में, और क्लोरीन गैस के फॉर्म में। क्लोरीन जो फॉर्म होगा वो ग्रीनिश येलो गैस होगा विथ पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल का आपको बताए थे कि वो वैसा उसको बोलते हैं, पंजेंट गैस उसको बोलते हैं जो बहुत ही इरिटेटिंग होता है, जिसका स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। वो मतलब वो आप उसके थोड़े से ही कहीं भी वो आपको स्मेल मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सफोकेटिंग होता है, मतलब उसका स्मेल आप सड़े हुए अंडे के जैसा होता है, वैसा है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड हम लिए, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स किए, और उसको जब हम हीट करेंगे, जब हम मैंगनीज डाइऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा,
मैंगनीज क्लोराइड करेगा, जो कि पेल पिंक कलर का सॉल्यूशन है जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो वाटर फॉर्म करेगा और गैस, क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा, जो कि ग्रीन कलर का होता है, ग्रीनिश येलो गैस होता है, जो जिसका पंजेंट स्मेल होता है। तो अब इस इक्वेशन में देखो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। HCl, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले इसका देखो, MnO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इसका रिडक्शन हुआ, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, HCl का। HCl का ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, लॉस, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है और क्लोरीन गैस बन रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। इसको ऐसे दिखा देते हैं आपको, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन लूज किया, क्लोरीन हाइड्रोजन लूज किया, ठीक है, और इनडायरेक्टली ये ऑक्सीजन को गेन किया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो अब समझ में आया कि इसका MnO का रिडक्शन हुआ, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन लूज किया। HCl का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि ये हाइड्रोजन लूज किया और ऑक्सीजन इनडायरेक्टली गेन किया। अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, HCl का। HCl का ऑक्सीडेशन हुआ, तो बताए थे आपको याद करने का तरीका, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन बना आपका, रिड्यूसिंग एजेंट कौन बना, HCl, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। अब देखिए रिडक्शन किसका हुआ, MnO2 का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बना, MnO2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बना, MnO2। समझ में आया, मतलब इसकी वजह से ही इसका रिडक्शन हो पाया, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट बना, और इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो पाया, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना, ठीक है। क्लियर है, होप आपको क्लियर होगा। अब आपको एक क्वेश्चन दिए थे इसी ऑक्सीडेशन के बेस पे, जो आपको बोले थे कि इस टॉपिक को बताने के बाद आपको बताएंगे, तो चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, स्टेट द चेंज दैट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर इज हीटेड ओवर ए फ्लेम ऑफ बर्नर। मतलब बोल रहा है कि क्या स्टेट में चेंज हुआ जब चाइना डिश जो कॉपर पाउडर कंटेन करके रख रहा है उसको हम हीट करेंगे बर्नर में, ठीक है। तो उसका चेंज क्या ऑब्जर्व हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि कॉपर किस कलर का था, रेडिश ब्राउन कलर का था, तो वो डिसअपेयर हो जाएगा और वो ब्लैक रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर जब हम उसको हीट करेंगे, जब हम कॉपर को हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कॉपर का जो है रेडिश ब्राउन कलर का कलर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, ब्लैक कलर का कलर आ जाएगा, ठीक है, जो कि कॉपर ऑक्साइड हुआ, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये हुआ। नेम द फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज एंड राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर। इसका फेनोमेना क्या हुआ, मतलब किस वजह से ये चेंजेस हुआ, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो ये जो फेनोमेना हुआ वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन की वजह से ऐसा हुआ कि कॉपर जब हम हीट किए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो एयर में होता है, तो वो कॉपर ऑक्साइड बना दिया, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। तो कॉपर जब रेडिश कलर में था वो ब्लैक कलर में चेंज हो गया, तो क्या हुआ, एक्चुअली में ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो और फिर क्या है, इतना क्लियर है। अब आगे है, इसका केमिकल इक्वेशन बताया। तो केमिकल इक्वेशन क्या है कि कॉपर जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से जो कि एयर में प्रेजेंट है, जब हम उसको हीट करेंगे तो वो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी, आप देख लो, इधर दो कॉपर, इधर भी दो कॉपर, इधर दो ऑक्सीजन, इधर भी दो ऑक्सीजन, तो बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। फेनोमेना कौन सा था, ऑक्सीडेशन, वो भी आंसर हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर जो है वो चेंज होकर के ब्लैक कलर में बन गया, क्योंकि वो कॉपर ऑक्साइड बन गया जो कि ब्लैक कलर का होता है। और ये सारे क्लियर हो गए। अब चलो नेक्स्ट पे, how is this reaction different from the reactions that occur when copper were kept in open air slowly lose their shiny brown surface and gain coats? Write the chemical names and coating state its color. देखो बहुत लंबा है लेकिन बस शॉर्ट सा है
ये बोल रहा है कि इस रिएक्शन से, दूसरा वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि इस रिएक्शन से वो वाला रिएक्शन डिफरेंट कैसे है। यहाँ पे क्या किए हम, कॉपर को जनरली क्या किए, कॉपर जो होता है जो रेडिश ब्राउन कलर का मेटल होता है, जब हम उसको हीट किए तो वो क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया ब्लैक कलर में, जो कि कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये बोल रहा है ये भी कॉपर, जो नॉर्मल कॉपर हम लोग घर में यूज करते हैं, कॉपर का यूटेंसिल्स, वही हुआ कॉपर वेयर। कहाँ गया, कॉपर वेयर्स मतलब कॉपर के बर्तन। ये बोल रहा है कि कॉपर का जो भी बना हुआ चीज है, जो भी उसका यूटेंसिल्स है, जब हम उसको अपने घर में यूज करते हैं तो उसमें जो चेंजेस होता है उसके कंपेयर में ये वाला रिएक्शंस कैसे डिफरेंट है, मतलब ये और उसमें क्या डिफरेंस है। तो चलो देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पीछे ही दे दिए थे, वो उसी का एक्सप्लेनेशन है कि कॉपर गेन किया उस प्रोसेस में, इसीलिए उसको ऑक्सीडेशन बोले। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का एग्जांपल है जहाँ पे मेटल रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और ऑक्साइड्स फॉर्म किया। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देखो। जब हम देखो क्या होता है ना कि जब हम कॉपर का जो बर्तन यूज करते हैं, जो अपने घर में रखते हैं, ये उसमें जब हम उसको लंबे समय तक छोड़ते हैं तो वो तुरंत इमीडिएटली ब्लैक नहीं होता, उसका जो रिएक्शंस होता है ना, उसको रिएक्ट करने में टाइम लगता है। ये हालांकि आप और आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस है तो उसको हम आगे वाले चैप्टर नहीं, सॉरी, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक बताने वाले हैं वो इसमें ऑक्सीडेशंस का जो जिसकी वजह से हमको ऑक्सीडेशन से प्रॉब्लम होता है, वो कोरोसन है, उसको बताने वाले हैं। तो वही एक्चुअली ये कॉपर का कोरोसन समझ लो। कोरोसन मतलब जिसकी वजह से मेटल खराब हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, वो उसी में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया तो हम इसको बस आपको बता देते हैं। ठीक है, देखो जब कॉपर घर में जो बर्तन रखा रहता है उसमें जब रिएक्शंस होता है ना, एयर्स के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तो वो इमीडिएटली ब्लैक नहीं होता। प्रीवियस रिएक्शंस में क्या था कि हम कॉपर को ब्लैक मतलब हीट किए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और आपको तुरंत कलर चेंज देखने को मिल गया, ब्लैक कलर। लेकिन जो घर में कॉपर रखा रहता है वो आपको इमीडिएट, वो बहुत स्लो रिएक्शंस होता है, इतना फास्ट नहीं होता। ठीक है, और वो तुरंत ब्लैक नहीं होता। वो किस तरह का लेयर बनाता है, ग्रीनिश कलर का लेयर बनाता है बर्तन के ऊपर। आप कॉपर के बर्तन को अगर यूज कर रहे हो तो आप देखोगे कि कुछ दिन बाद वो ऐसे ही पड़ा रहने दो तो उसके बाद देखोगे कि उसमें ग्रीन कलर का लेयर फॉर्म हो गया है। ठीक है, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। वो ग्रीन कलर का लेयर अगर आपके कॉपर के बर्तन में हो गया है फॉर्म, तो उसमें खाना बनाना भी सही नहीं होता, क्योंकि वो पॉइजनस होता है एक तरह से। ठीक है, तो कॉपर क्या करेगा, जो हम लोग घर में जो बर्तन रखते हैं, वो अगर आप उसका शाइनी सरफेस कैसे लॉस होगा, वो ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाएगा कुछ देर रखने के बाद। ठीक है, क्या करता है इस केस में कि कॉपर रिएक्ट करता है, बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, किससे, मॉइस्चर से, यानी कि वाटर वेपर से। देखो जो एयर चलती है ना वो हमेशा ड्राई नहीं होती, उसमें थोड़ा वाटर का लिक्विड होता है। ठीक है, वाटर का पोर्शन उसमें रहता है, और वो किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से एक ग्रीन कलर का कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो देखो इसका इक्वेशन, कॉपर रिएक्ट करेगा वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से। ये आप मतलब हमारे जो आसपास एयर है इसमें ये सब चीज होते हैं, जिससे आपका बर्तन, जो कॉपर का बर्तन है, वो इससे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये दो चीज बनाएगा। एक्चुअली इसको, इस दोनों टर्म्स को ये एक साथ, इसको आगे थोड़ा देर और छोड़ने के बाद ये ऐसा बन जाएगा, CuCO3 CuOH होल ट्वाइस। एक्चुअली ये बन जाएगा जो आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट के नाम से जानते हैं इसको। जो आपका कॉपर के यूटेंसिल्स पे ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, वो एक्चुअली बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, जो ग्रीन कलर का होता है। ये फॉर्म होने के बाद, थोड़ा देर रहने के बाद आपको ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्यों बोले, क्योंकि देखो इसमें ना दोनों जो आयंस बनेंगे, एक OH माइनस, ठीक है, और एक CO3 2 माइनस, यानी कि एक कार्बोनेट वाला आयंस और हाइड्रोक्साइड वाला आयंस, दोनों क्या होते हैं, आपका बेसिक इन नेचर होता है, वो एसिडिक नहीं होता। इसीलिए जब दोनों रिएक्ट करके, जब ये दोनों आयंस इसमें मिले हुए हैं, तो इसीलिए ये बेसिक नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर का नहीं होता। इसीलिए इसका नाम पड़ा बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो ग्रीन कलर का कंपाउंड्स आपके यूटेंसिल्स पे फॉर्म हुआ। ठीक है, ये फॉर्म होने में टाइम लगता है,
तुरंत ही ये फॉर्म नहीं हो जाता। अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो आपको मतलब 1-2 दिन 2 से 5 डेज लगेगा। अगर रेनी सीजन है तब ये फॉर्म होने में, ग्रीन कलर का जो फॉर्म होता है सरफेस पे, उसको फॉर्म होने में आपको नहीं, नॉर्मल रेनी सीजन है तो 2 से 5 डेज लगेगा फॉर्म होने में। और अगर नॉर्मल कंडीशन है, जैसे अगर मॉडरेट आपका ह्यूमिडिटी है तो आपको 1 से 2 वीक लगेगा। और अगर ड्राई ह्यूमिडिटी है, मतलब मॉडरेट से थोड़ा लेस, तो आपको 1 मंथ भी लग जाएगा ये फॉर्म होने में, कॉपर के बर्तन पे आपको ग्रीनिश लेयर का दिखने में। तो क्या डिफरेंस है, समझ में आया? उस इक्वेशन में था कि हम डायरेक्ट कॉपर को हीट कर रहे थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये हमको डायरेक्ट ब्लैक कलर का देखने को मिल रहा था, जो कॉपर ऑक्साइड बन रहा था। ये इंस्टेंट तुरंत आपको देखने को, थोड़ी देर बाद देखने को मिल रहा था। और इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो घर में हम लोग बर्तन यूज करते हैं वो इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता, इतना जल्दी आपको कोई कलर शो नहीं करता, उसमें टाइम लगता है। और वो जब आपके उसके सराउंडिंग में जितने भी एयर है, जो भी आपको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, तब ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है जो ग्रीन लेयर का सरफेस बनाता है। तो ये डिफरेंस है, उसमें तुरंत आपको देखने को मिलेगा, इसमें इंस्टेंट रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको वेट करना पड़ेगा देखने के लिए। जब नॉर्मल कंडीशन होगा, मतलब जैसे हम लोग घर का कंडीशन होता है तो नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर, तब आपको 1 से 2 वीक लगेगा इस बर्तन पे आपके ग्रीन लेयर फॉर्म होने में। अगर वो मॉडरेट से लेस ह्यूमिडिटी है तो आपको 1 मंथ लग जाएगा देखने में। और अगर रेनी सीजन है तब आपको 2 से 5 डेज में ये आपको देखने को मिलेगा। होप आपको इसका डिफरेंस और आंसर समझ में आया होगा कि क्या है। और ये क्या है एक्चुअली, इसको हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है, इसको कोरोजन बोलते हैं। ये जो कॉपर पे आपका बना, ये कोरोजन का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, चल अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। कोरोजन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीडेशन समझ में आया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन की वजह से जो तबाही आता है हमारी लाइफ में, जो ऑक्सीडेशन जो डिस्ट्रक्शन का काम करता है, तो उसका रिजल्ट है कोरोजन, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। कोरोजन को आप ऐसे समझो कि ये एक तरह का बीमारी है, एक तरह का डिजीज है। किसके लिए? मेटल के लिए। जैसे हमें डिजीज होता है ना, तो डिजीज होता है तो क्या होता है, हम लोग कमजोर हो जाते हैं। उसी तरह से कोरोजन भी मेटल का एक डिजीज है जो उसको कमजोर कर देता है, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो कोरोजन क्या हुआ, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय केमिकल रिएक्शंस। ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन मतलब मेटल का किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, उसके इन्वायरमेंट में। किसकी वजह से? स्पेशली जब उस इन्वायरमेंट में एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड ये सब हो, तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शंस होता है उसको हम कोरोजन बोलते हैं। मतलब एक तरह का डिजीज है मेटल के लिए, ठीक है। तो जैसे डिजीज जो होता है हम लोग के बॉडी में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का अलग अलग डिजीज होता है, उसी तरह से कोरोजन भी एक वास्ट टर्म हुआ डिजीज की तरह, लेकिन अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग डिजीज है, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो आपका मेन है, इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली किसके लिए होता है? सिर्फ आयरन और एल्युमिनियम के लिए, नहीं सॉरी, आयरन और स्टील के लिए। रस्टिंग वर्ड यूज किया गया आयरन और स्टील के लिए, ठीक है। तो चलिए रस्टिंग को समझते हैं। रस्टिंग क्या चीज है कि ये आप देख रहे हो, ये एक्चुअली रस्ट लगा हुआ है, जो रेडिश ब्राउन कलर का दिखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आपका आयरन जो एकदम शाइनी चमकता हुआ दिखता रहता है, आप उसको ऐसे ही लंबे समय तक छोड़ दोगे तो इन्वायरमेंट की वजह से उसमें रिएक्शंस होना शुरू हो जाएगा। इन्वायरमेंट में आपका जो भी होगा, एयर, मॉइस्चर, उसके कांटेक्ट में आकर के उसमें रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और वो रिएक्शंस कुछ इस कदर होगा कि वो आपके पूरे आयरन को ही बर्बाद कर देगा, मतलब एक डिजीज की तरह उसको पूरी तरह से खा जाएगा। क्या होता है कि आयरन रिएक्ट करता है किससे? आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और वाटर से, ठीक है, ठीक है। और ये बनाएगा रस्ट, जो आपका हुआ इसको बोले रस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आयरन रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और वाटर से। यहाँ पे एक्स क्यों लिखे? एक्स वेरिएबल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो डिपेंड करेगा आपके कंडीशंस पे
क्योंकि हमारे इंडिया में वैसे भी क्लाइमेट का बहुत सारा वेरिएशंस है, मतलब कहीं पे भी रेनी सीजन, कभी पे ड्राई सीजन, कभी भी कहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, कहीं पे लो होती है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो डिपेंड करेगा कंडीशंस पे कि किस तरह के कंडीशंस में वो आयरन रखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये वेरिएबल होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको एक्स से डिनोट किया गया, क्योंकि ये वेरी करेगा कि किस टाइप का वाटर, उसमें कितने क्वांटिटी में वाटर जाके उसमें ट्रैप्ड होगा, मतलब आयरन के साथ कितने क्वांटिटी में वाटर रिएक्ट करेगा, उसमें ट्रैप्ड होगा, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, उसमें वाटर प्रेजेंट होता है उससे, और फिर ये रस्ट बनाएगा, जो ये रस्ट का फॉर्मूला हुआ। ये आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। रस्ट एक कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर होता है जो रिएक्ट करके रस्ट बनाता है, और रस्टिंग एक ऐसा डिजीज है जो ये आपके पूरे आयरन को ही खा जाएगा। ये देखो, आप आयरन देख रहे हो ना, इसमें रस्ट देखिए, यहाँ पे इसमें रस्ट लगना शुरू हुआ, ठीक है। तो जो ऊपर लेयर वाला रस्ट होगा वो झड़ जाएगा, जब पूरी तरह से बन जाएगा वो झड़ जाएगा, फिर ये क्या करेगा, नीचे आपका जो मेटल रहेगा उसके साथ रिएक्ट करना शुरू करेगा। मतलब ये ऐसा है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं किए, मतलब इसको कंट्रोल करने का कोई एक्शन नहीं लिए, तो ये आपके पूरे मेटल को ही खा जाएगा, उसको मिट्टी में मिला देगा, मतलब मिट्टी बना देगा। जैसे कि हमारे बॉडी में जब डिजीज लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग ठीक हो जाए। उसी तरह से मेटल का भी वही केस है, अगर आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो ये डिजीज जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट जो है आपके ये पूरे आयरन को खा डालेगा, मतलब डस्ट बना देगा। तो ये बेचारा मेटल तो क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता। आप इसको प्रोटेक्ट करोगे तभी तो ये बचेगा, है ना। तो ये आयरन के केस में लगता है रस्ट, ठीक है, उसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, ये कोरोजन, ठीक है। दूसरा मेटल है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आयरन ही बेचारा प्रताड़ित है, ये कोरोजन वाले डिसीज से और भी मेटल है। जैसे कि आयरन का तो देखिए रेडिश ब्राउन कलर में, एक है सिल्वर सल्फाइड, ये ब्लैक कलर का कोटिंग बनाता है। सिल्वर जो है, जब आपका रिएक्ट करता है, सिल्वर किससे रिएक्ट करता है, जो एयर में पॉल्यूशन होता है सल्फाइड कंपाउंड से, सल्फाइड कंपाउंड से रिएक्ट करेगा। यानी कि इसका यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन लिख देती हूँ, सिल्वर रिएक्ट करेगा इससे और बनाएगा सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन, ठीक है। देखो, सिल्वर यहाँ पे रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड से, जो आपके एयर में प्रेजेंट है पॉल्यूशन के फॉर्म में आपका एयर जितना पॉल्यूटेड होगा उस पर डिपेंड करेगा ये रेशियो, ठीक है। तो ये इससे रिएक्ट करेगा और बनेगा सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन। ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है यही आपके ये सिल्वर मतलब जो भी ऑर्नामेंट होता है, जो भी ज्वेलरी होती है सिल्वर की, उस पर जा करके लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी शाइनी, मतलब वो इतना चमकता हुआ नए में दिखता है, फिर बाद में उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर की कोटिंग बन जाती है, बस इसी सिल्वर सल्फाइड की वजह से, जो वो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये बेचारा सिल्वर उससे और इसके ये जो रिएक्ट करके ये जो मतलब कोरोजन हुआ, इस सिल्वर वाले कोरोजन को हम टार्निशिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे आयरन वाले कोरोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, उसी तरह सिल्वर वाले कोरोजन को हम लोग टार्निशिंग बोलते हैं। और कॉपर वाला तो अभी हम आपको बताए, ये ग्रीनिश कलर का लेयर बना देता है, ठीक है। अभी पीछे बताए थे कि कॉपर कैसे बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है, और ये ग्रीनिश कलर का आप पाइप जो जहाँ पे कॉपर पाइप लगी होगी वहाँ पे आप देखोगे कि वो ग्रीन कलर का ऐसे लेयर जमा हुआ है। या फिर आप अपने घर में जो बर्तन यूज़ करते हो कॉपर का, उसको अगर थोड़े दिन के लिए छोड़ दोगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि ग्रीनिश कलर का लेयर बना हुआ है, तो वो कॉपर का मतलब कोरोजन हो गया, मतलब उसमें कॉपर में बीमारी पकड़ गई, ठीक है। तो इससे इतने सारे मेटल्स का अलग अलग टाइप का कोरोजन है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप इसका प्रोटेक्शन लो, जो भी इसका मेजर प्रोटेक्शन होता है वो, ठीक है। और ये मतलब अब कोरोजन होता कैसे है ये आपको बता दिए कि ये जब मेटल मॉइस्चर के कंटेंट में आता है, जो जिस इन्वायरमेंट में वो रखा हुआ है, एयर मॉइस्चर ये सब के कंटेंट में आता है, या पॉल्यूटेड गैस के कंटेंट में आता है, तो वो केमिकल रिएक्शंस होकर के ये कोरोजन पकड़ लेता है, कोरोजन टाइप का बीमारी मेटल को पकड़ लेता है, और वो पूरे मेटल को बर्बाद कर देता है। वो धीरे धीरे अगर उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो वो पूरा लेयर ही डस्ट बना देगा, मतलब पूरे मेटल को ही खा जाएगा, ठीक है। इसका नुकसान रियल लाइफ में आप कोरोजन कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे ब्रिज हुआ, रेलिंग हुआ, कार बॉडी, शिप, जो भी आयरन का बना हुआ है, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, इवन ये सारे
कोरोडेड हो जाते हैं, ऐसे ही पड़े पड़े आप देखोगे कि पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि मेटल जिसमें ये कोरोजन लग जाता है वो पूरी तरह से वीक हो जाता है और वो धीरे 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 रस्ट बन जाता है, पूरी तरह से मतलब धुआं ही हो जाता है। जैसे हमारा बॉडी अगर बीमार पड़ जाए तो अगर हम लोग प्रिवेंटिव मेजर नहीं लेंगे तो हम लोग भी ऊपर पहुंच जाएंगे, वैसे ही मेटल को ये प्रॉब्लम पकड़ लेती है तो धीरे धीरे पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है कि हर ईयर इतने सारे आयरन्स के कितने सारे चीज़ बने हुए हैं, वो उसमें कोरोजन लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को ह्यूज अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक लॉस होता है, जिसकी वजह से अगर हमको बार बार रिपेंटिंग कराना पड़ेगा, उसको रिप्लेस कराना पड़ेगा, उसके लिए प्रोटेक्टिव कोटिंग करानी पड़ेगी, ये सारे में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ये हमारा एक इकोनॉमिक लॉस होता है कोरोजन की वजह से। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो समझ में आया ऑक्सीडेशन कितना खतरनाक है, मतलब अगर बुरा करने पे आ जाए तो वो बर्बादी कर देता है। चलो अब ऑक्सीडेशन का दूसरा इफेक्ट देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे फूड में जो फैट्स और ऑयल होता है ना, वो उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो ऐसा सब्सटेंस बना देता है जो कि पॉइजनस होता है, जो हमारे फूड को खराब कर देता है। ठीक है, उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। और ये कैसे पता चलेगा, ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि वो खराब हो चुका है। आप उसको टेस्ट करके देखोगे तो पता चलेगा, उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा या फिर उसमें स्मेल आएगी, बहुत सारी गंदी सारी स्मेल आएगी, तो वो समझ जाना कि आपकी फूड खराब हो चुकी है। और ये बहुत ही स्लो रिएक्शंस होता है, ये तुरंत नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप खाना बनाए और आपका खाना तुरंत खराब हो गया, वो स्लो रिएक्शंस होता है। वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते रहेगा, धीरे 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 रिएक्ट करके लंबे समय तक आप अगर फूड ऐसे ही रखे हुए हो खुले तो वो खराब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें फैट और ऑयल जो है वो रिएक्ट करता है, उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, फैट्स और ऑयल में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे वो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, जो कि ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो हमारे फूड को खराब करता है अगर हम लंबे समय तक उसको छोड़ दें। और साइन ऑफ रेंसिडिटी क्या है, मतलब कैसे हमको पता चलेगा? सिंपल, वो बिटर या सावर खट्टा लगेगा, या मतलब आपको खराब टाइप का टेस्ट लगेगा। चिप्स, घी, नट्स, ये सब भी खराब होते हैं, इसका भी टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। फ्राइंग ऑयल, जो फ्राई करने के लिए ऑयल रखते हो ना, तो उसकी भी स्मेल थोड़ी गंदी आने लगेगी। वैसे भी ये देखो, ये ब्रेड है ना, ग्रीनिश लेयर का बना हुआ है, लगा हुआ है इसमें पैचेस, तो मतलब ये खराब हो चुका है। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन हो गया है, जो ऑक्सीडेशन हमारे खाने को बर्बाद कर दिया है। ठीक है, अब देखो इससे हम बचे कैसे। ये पहले मतलब खराब कैसे होता है कि अगर आप कुकिंग ऑयल को बहुत लंबे समय तक ऐसे ही खुले हुए छोड़ के रखे हो तो क्या हो जाएगा, वो मतलब खराब ही हो जाएगा। ऑक्सीजन एयर के कांटेक्ट में आते रहेगा और वो रिएक्शन होते रहेगा और आपका कुकिंग ऑयल खराब हो जाएगा। फिर चिप्स का पैकेट अगर आप ऐसे ही खुले छोड़ करके रखे हो, चिप्स को आप ऐसे ही खोल करके रखे हो, तो ये भी खराब हो जाएगा, आपको दिखने में भी पता चलेगा और टेस्ट तो उसका खराब हो जाएगा, उसका क्रंचीनेस खत्म हो जाएगा। बटर अगर आप बाहर रखे हो ऐसे ही छोड़ करके, तो उसमें खट्टापन आ जाएगा और स्मेल भी गंदा करेगा। ठीक है, नट्स हुआ, पीनट्स, आलमंड, ये भी बिटर हो जाएगा अगर आप लंबे समय तक स्टोर करके रखे हो ऐसे ही हवा में, तब खुले छोड़ करके रखे हो तब। तो ये रेंसिडिटी हमें क्या प्रॉब्लम करता है कि ये हमारे फूड्स को अनहेल्दी बनाता है, अनप्लीजेंट बनाता है। इसको अगर हम खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, बिल्कुल वो मेटल की तरह, जैसे उसमें बीमारी पकड़ जाती है। अगर हम लोग ये वाले सारे फूड खाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइज फैट जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ पे। अगर हम वैसे फूड्स को खाएं तो हम भी टाटा बाय बाय करके निकल लेंगे। ठीक है, अब देखो इसका प्रिवेंशन क्या है, आप इस चीज को मतलब अपने फूड को खराब होने से कैसे रोक सकते हो। ठीक है, पहला तो है कि आप एंटीऑक्सीडेंट यूज करो। एंटीऑक्सीडेंट में आता है BHA और BHT, ये दो चीज होता है, इसको यूज करो। एंटीऑक्सीडेंट क्या, जो ऑक्सीडेशन होने से आपको रोके, यानी कि ऑक्सीडेशन को स्लो कर दे। पूरी तरह से तो रोकेगा नहीं, लेकिन आप थोड़े से लंबे समय तक उस फूड को रख सकते हो, ऐसा होगा, मतलब आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको कोई एयर टाइट कंटेनर में रखो, मतलब कंटेन करके रखो। एयर टाइट कंटेनर मतलब उसमें ऑक्सीजन कम रहेगा, ऑक्सीजन उसमें भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बंद हो जाएगा, लेकिन वो होता है ना कि आपका थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जाएगा, तो थोड़ा लंबे समय तक जाएगा। मतलब जहां आपका मान लो 2 दिन में खराब होने वाला था, अगर आप एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो आप हो सकता है 2 सप्ताह तक रख लो, है ना। ये है
दूसरा है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन हम लोग यूज ही करते हैं चीज़ों को रखने के लिए, सेफ रखने के लिए। रेफ्रिजरेशन में भी चीज़ें खराब होती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चीज़ खराब नहीं होती, लेकिन वो वहाँ पे भी आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है लो टेम्परेचर की वजह से, जिसकी वजह से हमारा फूड लंबे समय तक प्रिजर्व होकर के रखता है। तो फ्रीजर में भी आप रख सकते हो। चौथा है फ्लशिंग विथ इनर्ट गैस। अब ये क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है ना कि जो आप चिप्स पैकेट यूज़ करते हो ना डे टू डे लाइफ में, सब कोई कभी ना कभी चिप्स तो खाए होंगे। उसमें इतना फुला फुला जो पैकेट रहता है ना, पूरा उसमें चिप्स थोड़ी भरा रहता है, उसमें सिर्फ चिप्स के साथ पूरा चिप्स भरा नहीं रहता, या फिर उसमें एयर भरा नहीं रहता। उसको इंटेंशनली उसमें एयर मतलब निकाला जाता है और उसको नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है, उसको बोलते हैं फ्लशिंग विथ इनर्ट गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस से उस पैकेट को भरा जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि आपका वो बचा रहे, मतलब नाइट्रोजन गैस जो होता है ना वो लेस रिएक्टिव होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, तो वो आपके अंदर के चिप्स को ना प्रोटेक्ट करके रखेगा, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा, तो आपका चिप्स प्रोटेक्टेड रहेगा। तो उसमें क्या किया जाता है, जो अंदर का ऑक्सीजन है पूरा अंदर का एयर बाहर निकाल दिया जाता है, फिर आपको इनर्ट गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस उसमें भर दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस नॉन रिएक्टिव है, वो मतलब लेस रिएक्टिव है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, वो आपके खाने को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसीलिए ये होता है कि आपका चिप्स पैकेट जो है वो चिप्स से भरा नहीं होता या फिर एयर से भरा नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन गैस ठूस ठूस के भरा जाता है, ताकि वो आपका फूड मतलब आपका चिप्स लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रहे और आपको फ्रेश चिप्स मिलता है ना। तो ये सारे रीजन थे रेंसिडिटी की, सॉरी। तो अब पता चला कि जब ऑक्सीडेशन बर्बाद करने पे आता है तो क्या क्या कर सकता है। वो आपके फूड को ख़राब कर सकता है पूरी तरह से, और आपके मेटल्स को भी ख़राब कर सकता है पूरी तरह से। फूड्स तो खराब, मेटल्स तो खराब हुए तो उससे आपका इकोनॉमिक लॉस होगा, मतलब मनी का लॉस होगा, लेकिन अगर आपका खाना खराब हो गया और वो आप खा लिए ना तो आप ही का लॉस हो जाएगा। इसीलिए इससे बच के रहना और अपना फूड ठीक से स्टोर करके रखना, प्लस केयरफुली उसको देख करके खाना। तो आज का क्लास यहीं तक था। आपको मैंने फुल्ली चैप्टर्स केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशन बता दिए हैं, और आज की क्लास के बेसिस पे आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, अपने से इसको करने की कोशिश करना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूसर, किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दो इक्वेशन है, दोनों का आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको हम एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, धीरे धीरे करके, जितना भी एक लेक्चर्स में हो सकेगा उतना, लेकिन आपको सारे एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।